करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश भर में मनाई जाएगी छोटी होली, शाम को होगा होलिका दहन। आज पूरे देश भर में मनाई जाएगी छोटी होली, शाम को होगा होलिका दहन। 18 मार्च को खेला जाएगा रंग। होली के एक दिन पहले होली को जलाने के लिए लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और नाच गाकर होली में आग लगा देते हैं। होली जलती रहती है और लोग चारों तरफ नाचते रहते हैं। होली की आग में लोग गेहूं और जौ की बालियों को सेकते हैं और कुछ लोग गन्ना भी लाते हैं और इसे आग में भूनकर खाते हैं। इसी को होलिका दहन कहा जाता है। तो देश भर में मनाई जाएगी छोटी होली, शाम को होगा होलिका दहन। 18 मार्च को खेला जाएगा रंग, यानी कल मनाई जाएगी रंगों वाली होली। पूरे देश भर में आज मनाई जाएगी छोटी होली, शाम को होगा होलिका दहन। 18 मार्च को खेला जाएगा रंग। रंगों के त्योहार के रूप में मशहूर ये पर्व हर साल वसंत ऋतु के समय फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली का दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है। होली के इस त्योहार से अनेकों पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें प्रहलाद और उनकी भक्ति की कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। देश भर में मनाई जाएगी आज छोटी होली, शाम का होगा होलिका दहन। इसी के साथ रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दुबई में पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। रेवाड़ी की बेटी शर्मिला यादव लेंगी हिस्सा। देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। हरियाणा की बेटी भाला फेंक, गोला फेंक और डिस्कस थ्रो में दिखाएंगी अपना दमखम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुबई में पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन, रेवाड़ी की बेटी शर्मिला यादव लेंगी हिस्सा। देश का प्रतिनिधित्व करेंगी हरियाणा की बेटी। भाला फेंक, गोला फेंक और डिस्कस थ्रो में दिखाएंगी अपना दमखम। इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी लेंगे हिस्सा। जुलाई में इंग्लैंड में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन विपक्ष ने किसानों के मुआवजे को लेकर सरकार को खूब घेरा। हालांकि विपक्ष को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मोर्चा संभालने और आंकड़ों तथ्यों के जरिए अपनी बात रखी। हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उसकी मंशा पर सवाल खड़े किए। आइए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन सदन में किसानों की खराब फसल के लिए मुआवजे पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस, इनेलो और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार को इस मामले पर जमकर घेरते हुए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। क्या वो किसान भाई जो मुआवजे से कवर्ड नहीं है, जो बीमा जिन्होंने नहीं करवा रखा, धन्यवाद, क्या वो उनका जो है उनको भी इसमें कवर करेंगे? और क्या जो चारा जो है जो हमारे किसान भाइयों को जो नहीं मिल रहा है उसका प्रावधान करेंगे? और क्या ये जो फसल बीमा कंपनियां जो हैं जो इतनी तरह से लूट मचा रही हैं, इनके ऊपर अंकुश डाला जाएगा और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करी जाएगी या नहीं? 70,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से सरसों की फसल है और मुआवजा दिया जा रहा है खराबे का, जो 100% खराब होगी वह 15,000 रुपये। 70,000 की फसल किसान की बर्बाद होगी। अगर 15,000 रुपया उसको दिया जाएगा तो किसान अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा? किसान की हालत तो पहले ही खराब है। किसान तो सरकार के गलत फैसलों की वजह से 1 वर्ष तक घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके इनके खिलाफ आंदोलन करता रहा। आज जब उसने कोई अच्छी फसल बोई, खेत में कोई बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, उसकी वजह से फसल खराब होगी, तो सरकार बजाय 12 और 15,000 रुपये देने के 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा देना चाहिए। बेमौसमी बारिश में जो है फसल खराब होने की उसमें से मैंने सरकार, आपने देखा होगा जिस प्रकार का जवाब दिया था। मेरे 42 गाँव हैं, मात्र जो है ना 14 गांव के लोगों को उसमें मुआवजा आया था। 6.5 करोड़ के आसपास का मुआवजा था, मैंने डिटेल बताई थी उसके अंदर। तो 42 गांवों से मात्र 14 गांवों के लोगों को मुआवजा अपने आप दर्शाता है कितना इनका फेयर है। और उसमें भी जो लोगों को जितना नुकसान था उसका 30% लोगों के भी नाम उसके अंदर नहीं थे और 30% में से
10-15% तो फर्जी थे, जो इनके कार्यकर्ता थे भाजपा के, जिन्होंने फर्जी नाम अपने चढ़वा के। तो नहीं, लोगों में इस बात का इनका बिल्कुल विश्वास उठ चुका है कि इनकी करनी और कथनी में ये सिर्फ दिखाने के लिए 100 का नुकसान है तो 10 रुपये बांट के और उसमें दिखाते हैं हमने वो चीज़ दे दी, अदरवाइज से ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकार इस बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया और ये भी बताया कि अब तक कितने किसानों को कितना मुआवजा दिया गया और आगे इसे लेकर सरकार की क्या रणनीति है। फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है, किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूं 18,000 रुपए से लेकर 34-35,000 रुपए एकड़ तक है। दूसरा मेरा निवेदन है कि अब चूंकि विकास के काम भी चल रहे हैं और विकास के कामों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मिट्टी का उपयोग होता है, जैसे खास करके भट्ठे लगाए जाते हैं, जैसे खास करके मिट्टी सड़कों में, डेवलपमेंट में काम आती है, खेतों से वो भी उठाई जाती है, तो किसान को अच्छी आमदन उसमें से होती है, इसलिए भट्ठे भी लगते हैं, मिट्टी भी उठाई जाती है और बाद में वही जमीनें नीचे हो जाती हैं 3 फुट 4 फुट गहराई में और उन्हीं में फिर पानी भरता है, सरकार उसका मुआवजा दे। तो इस पर भी हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं दूसरा उसका एक अल्टरनेटिव भी बताता हूं कि जहां मान लो ऐसा मिट्टी उठाना हमारे लिए हितकर है और नीची जमीन है, तो फिर व्यवसाय के नाते वहां फिशरीज पर आना चाहिए। पानी भरता है, पौंड बनाए, पौंड बना के फिशरीज का उपयोग करें, उसकी अपनी फसल उठाएं और उसमें से इनकम करें। तो ऐसे कुछ विषय ये मुझे दोनों ध्यान में आ रहे थे। हमने तो स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑलरेडी 2 मार्च को आदेश दे दिए हैं। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार जो प्राप्त मुआवजा है वो किसानों को हम देने का काम करेंगे। जल्द एक योजना बनाएंगे कि क्रॉप डैमेज की वेरिफिकेशन एक और पर पटवारी करेगा, वहीं साथ के साथ ये फार्मर को भी अधिकार देंगे कि वो अपनी रेवेन्यू डिटेल्स अपलोड कर अपनी तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डाटा दे कि मेरे क्रॉप लॉस हुआ है। वेरिफिकेशन जैसे जैसे होती रहेगी वैसे वैसे उसका कॉम्पनसेशन हम देने का काम करें। इस बार फ्लड एंड ड्रॉट के अंदर जैसे इंदुराज जी ने बात कही कि बड़ौदा में पानी है, मलिक साहब ने अभी क्वेश्चन आवर में भी कहा कि मेरे वहां पानी खड़ा रहता है, नारनौद में भी खड़ा रहता है, बवानी खेड़ा में भी खड़ा रहता है, दादरी में भी खड़ा रहता है, और तो और राकेश दौलताबाद जी जो अर्बन एरिया के अंदर है, इनके भी दिल्ली से जो नजफगढ़ ड्रेन आती है उसकी वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में एक सबमर्ज्ड एरिया है। हमने उसके लिए 450 करोड़ से ऊपर रुपया स्पेशल प्रावधान किया है। बीमित किसान हैं, ओलावृष्टि का जब मुद्दा आता है तो उनको 72 घंटे में फार्म भरने की रिक्वेस्ट की जाती है और फार्म भर के उनका क्लेम बढ़ा दिया जाता है। अगर वो ना भी भरे तो भी जब क्रॉप कटिंग होती है फसल के आखिर में तो उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। और दोनों की गिरदावरी में ज्यादा जिसका होगा, मान ले किसी ने फार्म भर दिया, ओलावृष्टि होगी और क्रॉप कटिंग में कमाया, ओलावृष्टि में जाया तो ज्यादा वाला मुआवजा दिया। पिछले 3 दिनों से सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार चला। आज जहां विपक्ष ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं सरकार ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप मढ़ा। तो कुल मिलाकर अब तक ये सत्र काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष की ओर से सदन में डाडम हादसा, रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी और किसानों को मुआवजा जैसे कई मुद्दे उठाए गए, जिनका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से आंकड़ों और तथ्यों के साथ दिया गया। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही 21 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है।
22 मार्च को बजट सत्र का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। सीएम मनोहर लाल को चंडीगढ़ में एशिया वन मैगजीन ने कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये उनका सम्मान नहीं बल्कि हरियाणा के उन सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान है जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए दिन रात मरीजों की सेवा की और लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया। साथ ही कहा कि वो कोरोना वॉरियर का अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश की जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने मैगजीन की टीम की भी आभार प्रकट किया। सीएम मनोहर लाल को चंडीगढ़ में एशिया वन मैगजीन ने कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये उनका सम्मान नहीं बल्कि हरियाणा के उन सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान है जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए दिन रात मरीजों की सेवा की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और ये बैठक प्रदेश के नेशनल हाईवे पर रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट निराकरण के लिए भी आयोजित थी और इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो राज्य के सभी नेशनल हाईवे से रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए कदम उठाएं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और ये बैठक प्रदेश के नेशनल हाईवेज पर रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट निराकरण के लिए आयोजित थी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो राज्य के सभी नेशनल हाईवे से रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए कदम उठाएं ताकि लोगों को जानमाल का नुकसान होने से बचाया जा सके। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की बैठक में अध्यक्षता की। वहीं बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि इस मिशन के तहत बनाए गए 10 क्लस्टरों में शहरों जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राजस्थान और हैदराबाद के मध्य जल्द ही एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो स्पेशल प्लानिंग घटक के अंतर्गत सभी विकासात्मक कार्यों को रूपरेखा को जल्द से जल्द अंतिम रूप दें। कैथल में हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन स्टेट बॉडी की ओर से महासम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें फैसला लिया गया कि पूरे हरियाणा के नंबरदार 1 अप्रैल से जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वहीं इस महासम्मेलन में हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जिले सिंह के नेतृत्व में सभी जिला प्रधान और तहसील प्रधान शामिल हुए। इस सम्मेलन में नंबरदारों ने बताया कि सरकार की ओर से नंबरदारों के खिलाफ जो 3 पत्र जारी किए गए थे ये नंबरदारों के खिलाफ कानून है। आपको बता दें कि सरकार ने जो 3 पत्र जारी किए हैं उनके अनुसार पहले पत्र में नए नंबरदार और सरबराह नंबरदार की नई नियुक्ति बंद कर दी गई। वहीं दूसरे पत्र में आपको बताते चलें कि 65 साल की उम्र में नंबरदार का मेडिकल फिटनेस पत्र जरूरी कर दिया है और तीसरे पत्र में नंबरदार की सेवा निवृत्ति उम्र 75 साल कर दी गई है। कैथल में हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन स्टेट बॉडी की ओर से महासम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें फैसला लिया गया कि पूरे हरियाणा के नंबरदार 1 अप्रैल से जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वहीं इस महासम्मेलन में हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जिले सिंह के नेतृत्व में सभी जिला प्रधान और तहसील प्रधान शामिल हुए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में खेड़ी मारकंडा के प्राचीन मंदिर की गद्दी को लेकर विवाद अभी भी जारी है। करीब 400 साल पुराने मंदिर को लेकर चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। मंदिर के संचालक महंत अरविंद दास का देहांत दिसंबर 2021 में हुआ था, जिसके बाद महंत विजय दास को परंपराओं के अनुसार गद्दी देकर मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन विवाद तो अब छिड़ा है जब उनके भतीजे राम अवतार ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर अपना नाम लिखवा दिया। मामले की शिकायत कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपी। दोनों पक्षों का मानना है कि कोर्ट के माध्यम से ही ये मामला सुलझा पाएगा। वहीं महंत विजय दास ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में खेड़ी मारकंडा के प्राचीन मंदिर की गद्दी को लेकर विवाद अभी भी जारी है।
कि उन्होंने लिखा था कि 2 मंदिर हैं, तो पिपली में चिट्टा मंदिर है जी, रतन दक्ष नाम से जी, और एक उमरी है जी। तो इसमें 2 मंदिरों का जिक्र है कि भाई दोनों मंदिरों का एक का महंत उसको बना दीजिए मेरी मृत्यु के पश्चात, और एक का महंत वहाँ बना दीजिए। यहाँ मंदिर का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ मंदिर पर मेरी भेंट हुई है, मैं यहाँ का महंत। फिल्म द कश्मीर फाइल्स आजकल काफी चर्चाओं में है। इस फिल्म को देखने के लिए न सिर्फ आम जनता बल्कि बड़े बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी अंबाला शहर के थिएटर में द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये फिल्म सच्चाई पर निर्धारित है और किस प्रकार कश्मीरी पंडितों को जब बाहर निकाला गया था उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने अपना फर्ज नहीं निभाया। इसमें जो सच्चाई है और जो कांग्रेस सरकार का झूठा धर्मनिरपेक्ष चेहरा है उसको दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जिस प्रकार से कश्मीर से बाहर निकाला गया कांग्रेस शासित समय के दौरान ही हुआ, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी भी उस वक्त की सरकार की होती है। और किस प्रकार से निहत्थे लोगों को हथियारों के दम पर घरों से निकाला गया, मारा गया, ये बहुत ही ऐसी सच्चाई है कि जो लोगों को जाननी चाहिए, इस फिल्म के माध्यम से दिखाई जानी चाहिए। इनेलो महिला सेल की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला पलवल के होटल पहुंची, जहां महिलाओं ने सुनैना चौटाला के गले में फूलमाला डालकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। सुनैना चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इनेलो पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को पूरा सम्मान देती है। यदि राज्य में इनेलो की सरकार बनती है तो महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। इनेलो महिला सेल की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला पलवल के होटल पहुंची, जहां महिलाओं ने सुनैना चौटाला के गले में फूलमाला डालकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। आज नेशनल वैक्सीनेशन डे है, जिसके चलते केंद्र और राज्य सरकार ने बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की, जिसके तहत गुरुग्राम में 82 कोविड सेंटर बनाए गए, जहां 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने निजी स्कूल में पहुंचकर बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन की शुरुआत की और जहां छोटे छोटे बच्चों ने निडरता से टीका लगवाया। जानकारी के मुताबिक जिले में 85,000 बच्चों को टीका लगाने का टारगेट है और इस मौके पर पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल की सीएमओ नीना गठवाली भी मौजूद रही। जैसा आप सबको मालूम है कि 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे है और आज भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। आज कोर्बेवैक्स जो है इन बच्चों को दी जा रही है और ये जो बच्चे 2008, 2009 में या 2010 के वो बच्चे जो अपना जन्मदिन मना चुके हैं, यानी 15 मार्च 2010 तक जो बच्चे 12 साल के होंगे उनको वैक्सीनेशन लगेगी। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। जो बच्चा कंप्लीट अपना 12 वर्ष कर चुका होगा, 2010 वाला बच्चा, यानी जिसने अपना जन्मदिन 2010 के बच्चे ने मना लिया होगा, वो इस पूरे साल में एलिजिबल वैक्सीन के लिए होता जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक जो आरजीआई का डेटा है, गुड़गांव में तकरीबन 85,000 के आसपास जो हमारा इस 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टारगेट रहेगा और आज हमने कुल मिलाकर 82 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू किया है। 6 हमारे ऐसे सेंटर हैं, चारों ब्लॉक में, वो गंगोला, फरूखनगर, सोहना, पटौदी, सिविल हॉस्पिटल और पॉलीक्लिनिक सेक्टर 31 में। इनमें ऑनलाइन सेशन भी क्रिएट किया। बाकी 76 प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आज हमने मुहिम की शुरुआत की। क्या फायदे हैं इसके? आई एम फीलिंग गुड। मेरे को पहली डोज लग चुकी है क्योंकि हमारे स्कूल में पहली बार हुआ है ये कि छोटे बच्चों को वैक्सीन लग रही है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सर वही है, यानी आज 16 मार्च है, अगर कल किसी बच्चे ने 15 मार्च 2010 का पैदा हुआ है, पूछेंगे कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई है?
खबर भिवानी से है, जहां 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इसके लिए नई वैक्सीन कॉर्बेवैक्स की 2 डोज 28 दिनों के अंतर पर बच्चों को दी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 30 करोड़ डोज तैयार करने की आदेश दिए हैं। वहीं दवा कंपनियों को जो बच्चे 15 मार्च 2010 के बाद जन्मे हैं, वे बच्चे इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। और साथ ही जिले के सभी स्कूल में विशेष कैंप लगाकर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इसके लिए नई वैक्सीन कॉर्बेवैक्स की 2 डोज लगनी है। हर सब सेंटर पर, हर डिस्ट्रिक्ट पर हम नेशनल वैक्सीनेशन डे मना रहे हैं। ये जो नेशनल वैक्सीनेशन डे पर जो हमारी नई वैक्सीन आई है कॉर्बेवैक्स, ये वैक्सीन आई है और ये जो वैक्सीन है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए लगाई जानी है, जिसकी 15 मार्च 2000 जिसकी डेट ऑफ बर्थ हो, उसके ऊपर के जो बच्चे सारे एलिजिबल हैं। इसकी हमारी नई वैक्सीन की जो डिमांड थी वो आ चुकी है। फतेहाबाद जिले के एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। गांव वालों ने तेंदुआ देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू में किया गया। और साथ ही वन्यजीव निरीक्षक जयवेंद्र नेहरा ने बताया कि इसकी डॉक्टरी जांच करवाई जाएगी और सही पाए जाने पर इसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तेंदुआ है, बहुत ही सिंसियर और बहादुर बच्चा था। उसने बड़ी आसानी से क्लिक किया और पैंथर की और हमारे पास भेज दिया। और उन्होंने किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं की, जानवर को ना ही डिस्टर्ब किया। और उस आदमी की सूझबूझ से ही ये जो जानवर है पकड़ा गया है, क्योंकि उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, जानवर को बड़ी आसानी से बैठा रहने दिया और उसको कवर कर दिया एरिया को, छप्पर को। और उसके बाद जो हमारे रोहतक के और हिसार की जो टीमें आई थी, तो फतेहाबाद की उन्होंने जो शिफ्ट ऑपरेशन चलाया और डार्ट कर दिया है। जानवर पूरी तरह से सुरक्षित है, जान माल की कोई। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां एक पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने केमिकल से भरे टैंकर को भी अपने चपेट में ले लिया और साथ ही आग के कारण लाखों रुपए का पेंट और केमिकल भी जलकर खाक हो गया। वही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। साथ ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का कहना है कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन शायद केमिकल खाली करते वक्त केमिकल का रिसाव हुआ और जिससे आग लग गई। टीवी स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आग लग रही है। साइड में हो जाता हूँ। हालांकि फैक्ट्री के सभी कर्मचारी सुरक्षित। अचानक से हादसा हुआ, लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं है, माल का काफ़ी नुकसान है। वो तो कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। आग बुझाने में पूरी फायर ब्रिगेड, रोहतक, जज्जर और बहादुरगढ़ वगैरह की फायर ब्रिगेड गाड़ियां लगी हुई हैं, पूरा स्टाफ है। थोड़ा फायर ब्रिगेड के आने में जरूर देरी हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।